नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, मॉनसून सत्र चल रहा है, एक तरफ बिहार विधानमंडल का तो दूसरी तरफ संसद का। दोनों ही जगहों पर आपको जिस तरीके के हलचल देखने को मिल रहे होंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत कितनी गर्म है। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार फिर गर्म हो गए। राजद की महिला विधायक को खूब सुना भी दिया। महिला विधायक ने बाहर आकर बताया भी कि क्या कुछ हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात संसद की करें तो लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के एक सांसद हैं दयानिधि मारन। उन्होंने एक तरह से बिहार को भ्रष्टाचार राज्य करार दे दिया। उसके बाद जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने उनको उनकी हैसियत बता दी है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही एक और बड़ी जानकारी सीवान से आई, वो भी आपको बता दें कि पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के घर में पुलिस की छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस दोनों ही मौजूद है। बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार पर ही बात करेंगे। आज तो फिर काफ़ी ज़्यादा रौद्र रूप में दिखाई दिए और राजद की महिला विधायक को जिस तरीके से सुनाया है, विपक्ष वाले फिर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। विपक्ष तो जरूर मुद्दा बनाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे, असल में सदन के भीतर विपक्ष ने पहले से मन बना के रखा था कि आज हंगामा करना है और हंगामा चल रहा है। नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे, सरकार को जब जवाब देने का मौका मिलता है तो विपक्ष जब सदन के नेता जब बोल रहे होते हैं उस समय तो कम से कम धैर्य रखना चाहिए था। नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो सुनना चाहिए था। हालांकि नीतीश कुमार इस तरह से बिगड़ने की उनकी मैंने हाल के दिनों में ज़्यादा वो चल गया, तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उन्होंने महिला नेत्री को ये कहा कि महिलाओं को 2005 के बाद मैंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ाया और उनके लिए जो कुछ भी करना था वो किया। उसके पहले कोई करता नहीं था। तो अभी आप जो महिला हैं जो बोल रही हैं, तो आपको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम सुना कर ही मानेंगे, सुनाएंगे। तो विपक्ष को वो कह रहे थे। महिलाओं को सबसे पहले तो स्कूल में लड़कियों के लिए पोशाक, लड़कियों के लिए साइकिल, फिर उसके बाद लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, लड़कियों के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों में और फिर 33% आरक्षण। माने जितना कुछ नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है दूसरी सरकारों ने नहीं किया है। तो उनका हक है बोलने का। और नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे उसमें तथ्य था, उसमें दम था। और वो जो गुस्सा जा रहे हैं आजकल, तो उनका स्वभाव एक है, वो गुस्से में बोल रहे हैं, चेहरा तमतमा गया और वो बोलने लगे। तो ये तो उनका स्वभाव, उनके स्वभाव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। सवाल ये है कि और नेता मौजूद नहीं है, उनके तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद नहीं है। कौन काउंटर कर रहा है? कोई एक मसौढ़ी की विधायक जो अभी अभी विधायक बनी है, तो विपक्ष के पास अगर कोई तथ्य होता, कोई मुद्दा होता, तो वो आप बहस कर रहे हैं तो पहले सदन के नेता जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए और उसके बाद। पूरा बवाल विशेष राज्य के दर्जे, विशेष पैकेज और वो आरक्षण 65% वाला था, उसको लेकर बखेरा था। हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय नीतीश कुमार। लास्ट में तो उठ के नीतीश कुमार भी कह दिए सब हाय हाय। नीतीश कुमार ने कहा कि आप सबका हाय हाय मैंने उन्होंने विपक्ष को कहा कि सब लोगों का हाय हाय है। असल में देखिए, जाति जनगणना के बाद जो सरकार ने मैंने मिलकर, उस समय तो तेजस्वी यादव, इनकी सरकार ने मिलकर जो आरक्षण का जो दायरा है 50 से बढ़ा दिया ऊपर, और वो उसको हाई कोर्ट ने उसको उस पर रोक लगा दी है। अब ये सरकार के बस की बात नहीं है कि वो कर सके, और सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। दूसरा, अब आप उसको नवी सूची में डालना चाहते हैं तो आप डालिए, माने ये केंद्र सरकार के उसमें है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि संविधान के अभिभावक तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट नवी सूची में डालने पर भी उसकी समीक्षा कर सकती है, उसे कर सकती है। तो नवी सूची में डालकर आप क्या करें? ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, बेकार का बकवास है। इसमें आपने जो कहना था आपने कहा, उस कानून बना के और उसको आरक्षण दे दिया।
नीतीश कुमार को इसकी उपलब्धि जो है, अगर कोई माने उसका श्रेय कोई लेगा तो नीतीश कुमार लेंगे। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव लाकर वो कानून बनवाया और पास कराया। वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। क्या नीतीश कुमार ने जिस लहजे में, जिस तरीके से महिला विधायक को सुनाया, उन पर भड़ास निकाली, क्या ये अपमान था जिस तरीके से विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है? नहीं, देखिए, महिला का कोई अपमान ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, तुम क्या जानती हो, और महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है। तो इसमें अपने से उम्र में काफ़ी छोटी वो हैं और राजनीति में भी उनसे बहुत जूनियर है, उनको उन्होंने तुम कहा है। उन्होंने तो जीतन राम मांझी को भी तुम और जो वो कहा, लेकिन जो उनका व्यवहार है वो थोड़ा एग्रेसिव जरूर था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिससे बहुत उनकी बेइज्जती हो गई, चाहे उनका अपमान हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए अब दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि संसद से निकलकर आई तस्वीरें। लोकसभा के अंदर जो डीएमके के एक सांसद हैं दयानिधि मारन, अंग्रेजी में चिल्ला चिल्लाकर आज खूब भाषण दिया और कहा कि जो दिया गया सब बिहार को दे दिया गया, लुटेरा बिहार, भ्रष्टाचारी बिहार, वहां पुल गिरता है, वहां कुछ नहीं बचता है, पैसे की लूट होगी, खसोट होगी। उस पर जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने जवाब बड़ा तगड़ा दिया। बहुत ही शानदार भाषण आज दिनेश चंद्र यादव ने कहा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो ट्रांसलेट हो रहा था उसमें हमको ये बात समझ में आई कि आप बिहार को भ्रष्ट राज्य कह रहे हैं और वहाँ के शासकों को भ्रष्ट कह रहे हैं। तो भाई दिनेश चंद्र यादव ने जो बातें उनको कही, स्टालिन की सरकार है वहाँ पर, और डीएमके के वो सांसद दयानिधि मारन, बड़ा करीब है। हाँ, मैंने स्टालिन उनके करीब हैं, तेजस्वी यादव के। ये जो रट ये पूरा विपक्ष जो लगा रहा है कि बिहार को दे दिया, बिहार को दे दिया, तो भाई बिहार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। और आप बिहार को जो मिला उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपने राज्य के लिए उस तरह का प्रस्ताव भेजिए और आपको नहीं मिले, चाहे 11 लाख करोड़ का माने ये जो पैकेज और भी जो दिया गया केंद्र सरकार ने मूलभूत संरचना को विकसित करने के लिए, वो पूरे देश के लिए है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। तो 11 लाख जो अलग से जो व्यवस्था की गई है बजट में, वो पूरे देश के लिए है। बिहार को जो मिलना था, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, बिहार में बाढ़ को व्यवस्थित करने के लिए, बिहार में बिजली उत्पादन के लिए, बिहार में पर्यटन के लिए, तो ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, बिहार को मिलने चाहिए। 2000 के बाद जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा, उद्योग धंधे नहीं बचे, खान खनिज नहीं बचे, तो बिहार आखिर कैसे जीवित रहेगा? बिहार को तो चाहिए। और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार एकमात्र मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी किसी भी मंत्री पर, जब भी नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की मिलकर जो सरकार बनी है, इस पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप अभी तक तो नहीं लगे हैं। लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो जेल जा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनमें कार्रवाई हुई है। नीतीश कुमार एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। पैसा गबन कर गए, खा गए, उड़ा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। और बिहार में श्री कृष्ण बाबू जिनको कहा जाता था आर्किटेक्ट ऑफ बिहार, अगर उसके बाद कोई आर्किटेक्ट ऑफ बिहार इसको कहा जाता था वो नीतीश कुमार है। बिहार में गांव-गांव सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव में अस्पतालों की भवन और स्कूल भवन बन रहे हैं, गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। जो कुछ भी विकास का काम हुआ है नीतीश कुमार ने किया है। 4000 करोड़ का बजट लालू प्रसाद यादव बनाते थे, जिसमें केवल सैलरी अधिकारियों को, कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाएगा, बजट में यही होता था। आज ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट अगर कोई सरकार बना रही है, उसके पास एक विजन है, वो काम कर रही है। तो बिहार को पैकेज जो मिला है वो तो हम कहेंगे कि थोड़ा कम मिला है। नीतीश कुमार ने भी बहुत संतुलित बात कही कि मिलना शुरू हुआ है, अब आगे और भी मिलेगा। ये इस साल का बजट है, अगले साल और मिलेगा और मिलेगा। तो बिहार को जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन दिनेश चंद्र यादव
एकदम थोड़े एग्रेसिव हो गए थे जवाब देते हुए, और क्या बिहार 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 एक छवि बनाकर सब कोई बैठा है। अगर ये छवि तोड़नी है तो बिहार आइए और बिहार के सड़कों पर घूमिए। निश्चित रूप से दिनेश चंद्र यादव ने जो कहा कि एक मीडिया में भी खास तौर पे छवि बनाई, उन्होंने इस बात को कोट किया कि कुछ पुलियों को इस तरह से कहा कि बह गया ढह गया। भाई माने नेपाल की तराई में जब बारिश होती है तो सारा पानी बिहार के मैदानी इलाकों से गुजर के जाके गंगा में और दूसरी नदियों में गिर जाती है। तो वो जो पानी का बेग होता है उसमें पुल व पुलिया कहाँ, जिस समय 2008 में कोसी का तटबंध टूटा उस समय क्या तबाही आई थी किसी को मालूम है? और उसको अभी तक उसका ठीक करने में इतना मुश्किल है। उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार ने 1000 करोड़, माने वो एक था कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो कह के भी उस सरकार ने पूरा पैसा नहीं दिया। और आप आरोप लगाएंगे कि बिहार के भ्रष्ट सरकार, तो भाई बिहार की भ्रष्ट सरकार, उसके पास जो पैसे हैं अपने संसाधनों से जो काम कर रही है उससे बहुत कुछ हो गया, लेकिन केंद्र सरकार को जो देना चाहिए वो अब जाके शुरू हुआ है। बिहार में बाढ़ प्रबंधन को लेकर, तटबंधों के निर्माण को लेकर, विस्थापन को लेकर, पुनर्वास को लेकर जितने पैसों की ज़रूरत है, नेपाल से अभी बातचीत करना वो केंद्र सरकार का काम है। नेपाल से बातचीत करके वो हाई डैम बनाने की बात हो रही है कि हिमालय के इलाके में हाई डैम बन जाए तो बिहार की तबाही, हर साल तबाही, हर साल तबाही। पुल और पुलियों की बात करें, पुल ढह गए, लेकिन कैसे ढह गए, क्यों ढह गए? हर पुल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार कुछ में तो हुआ भी होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ है, इंजीनियर्स की गलती है। लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को जो पैसे दिए हैं वो कहा जाए कि भ्रष्ट राज्य को दे दिया गया और ये लूट कर खा जाए, ऐसा नहीं होगा जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैंने ये कहने की कोई बात है क्या कि वो कह सकते हैं कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार गिना दिया जाए तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। तो सवाल ये है कि बिहार के कम से कम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ चल रही है उस पर अभी तक भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हैं, और नीतीश कुमार की सरकार विकास के काम को जितने भी संसाधन उनके पास हैं वो कर रही है। इसलिए ऐसे आरोप को आज दिनेश चंद्र यादव ने भरे सदन में उनको, मारन जी को उनको बढ़िया से मारा है और उनको आईना दिखाया है। अब देखिए बिहार में विकास की काम की गति तेज़ी से बढ़े, ये सब लोग उम्मीद करते हैं, और आगे के बजट में भी बिहार को मिले। अखिलेश यादव बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे बिहार को दे दिया, और फिर ये कहते हैं कि हम ये बिहार का विरोध नहीं करें। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? बिहार को दे दिया तो आपकी जान क्यों जा रही है? बिल्कुल, आज तक तो नहीं मिला था बिहार को, जब उनकी सरकार थी तो नहीं मिला। वैसे भी बिहार के जो राजनेता हैं वो छाती ही पीट रहे हैं विपक्ष वाले के, कुछ मिला ही नहीं, और पूरा देश कह रहा है कि जो मिला वो बिहार को ही मिला। तो अब आप तय कर लीजिए कि बजट में बिहार के लिए क्या था और क्या नहीं था। अगर दिनेश चंद्र यादव की बात करें तो जेडीयू के सांसद हैं, मधेपुरा से लगातार जीत रहे हैं, खगड़िया के भी सांसद रहे हैं, और आज लोकसभा में बजट पर बोलते हुए, बजट के समर्थन में उन्होंने डीएमके के सांसद दयानिधि मारन को बता दिया कि बिहारी क्या है और बिहार क्या है। अब चलिए एक आखिरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि सिवान से है। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर में छापेमारी हुई है। प्रशासन जो है वो पश्चिम बंगाल का और बिहार का दोनों ने मिलकर किया है। कहा जा रहा है कि डकैती का मामला है। अब ओसामा का तो पीछा छूट ही नहीं रहा है, पुलिस लगातार दबिश पे दबिश किसी ना किसी मामले में लगातार कर रही है। ओसामा साहेब कहे जाते हैं। ओसामा अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। शहाबुद्दीन भी कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं थे, सांसद साहब जरूर कहे जाते थे, लेकिन उनके ऊपर जितने आरोप हैं, बिहार में आतंक का कोई पर्याय था तो वो शहाबुद्दीन थे। अब उनका बेटा भी उसी राह पर चल रहा है। मन उन पर तो एक हत्या का केस पहले से है जो उनके पूरे परिवार को, चंदा बाबू के जो आखिरी बेटा जो बचा हुआ था उसकी हत्या में वो जेल जा चुके हैं। तो एक बैड एलिमेंट्स जो होते हैं उस बैड एलिमेंट में उनका नाम माने सिवान में वो है। और पुलिस ऐसे नहीं आई है, बंगाल से चलकर पुलिस उस जगह में खोज रही है, उनके घर पर तलाशी ले रही है और पूछताछ हो रही है। तो निश्चित रूप से पुलिस के पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ चीज़ें मिली होंगी, उसके आधार पर आई है। तो जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो उनका भी हश्र वही होगा जो उनके। एक शख्स को खोजते हुए पुलिस आई है जिसका लोकेशन उनके घर के आसपास मिला है और इसी के आधार पर उनके घर में पुलिस की दबिश है।
ये इस तरह का गैंग ये लोग बनाते हैं और उस गैंग में खाली एक जगह के लोग नहीं रहते हैं, अनेक जगह के लोग होते हैं। तो बंगाल में, बिहार के दूसरे शहरों में, वो तो कश्मीर गए थे वैष्णो देवी का दर्शन करने, वहाँ भी कुछ लफड़ा करके उधर से लौटे थे। तो उनके सहयोगी अनेक जगह पर हैं। तो कोई डकैती बंगाल में हुई होगी, हुई है, जिनकी छानबीन में पुलिस आई है। पुलिस को ये लोकेशन मिला है कि ये जो बदमाश उसमें शामिल है वो इनका गुर्गा हो सकता है, इनका करीबी हो सकता है। अब तो जांच में खुलासा होगा। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं और पुलिस की जांच कई मतलब राजनीतिक तौर पर भी देखें तो हाशिए पर शहाबुद्दीन का परिवार जा चुका है। हिना साहब लगातार चुनाव ही लड़ती रही लेकिन जीती नहीं। इस बार तो निर्दलीय भी उतर कर देख लिया, चुनरी भी ओढ़ लिया, लेकिन फिर भी चुनावी मैदान में बाजी नहीं मार पाई। और बेटा तो पहले से ही कई आरोप में। हाँ, वो देखिए, जनता ने उनको नकार दिया है। उस समय जब उनका आतंक था तो उनके खिलाफ तो लिखना पढ़ना भी मना था, वो पीटने लगते थे और कोई डर से चुनाव नहीं लड़ता था उनके खिलाफ। तो अब वो स्थिति है नहीं। तो जनता ने ऐसे लोगों को, खास तौर पर सिवान की जनता ने बैड एलिमेंट को नकार दिया है और अब ना वो कभी चुनाव जीतने वाले हैं ना कोई। और अगर वो इस तरह से वो ऐसी चीज़ों में लगते रहे और तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस को, कानून को जो करना है वो करेगा और जेल की सलाखों में होंगे। राजनीति तो इसमें कोई राजनीति नहीं देखा जा सकता। एक बैड एलिमेंट की तलाश में पुलिस आई है, किसी डकैत को खोज रही है और बंगाल की पुलिस उसमें शामिल है। बंगाल पुलिस ने आकर बिहार पुलिस से सहायता मांगी है। बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, उनको हेल्प कर रही है कि आप चलिए जहाँ पर आपको पता चल रहा है। और वो सिवान में उस लोकेशन पर पता चल रहा है कि यहाँ शहाबुद्दीन के बेटे जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो छुपा हो या यहीं से कंडक्ट हो रहा हो। तो पुलिस की जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह की कामों में लिप्त रहते हैं। इसके आरोप उनके पर कई बार, मैंने हत्या पर तो वो जेल जा चुके हैं। तो ये आज दिन भर बिहार से जुड़ी हुई जो चर्चाएं थी, जो सियासत था, जो राजनीति थी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।